सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। देखिए, जीरोथ लॉ समझना बहुत आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, और इसके साथ एक कोल्ड ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं। इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं। बी का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो हॉट है वहाँ से एनर्जी जो कोल्ड है उसमें ट्रांसफ़र होगी। कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, तो जब दो बॉडीज आपस में जो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, दो बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में हैं, अगर वो अलग अलग टेम्परेचर पे होंगी, थोड़ी देर के बाद उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और वो फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो जीरोथ लॉ क्या है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ आया? देखिए, फिर से डिस्कस करते हैं। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी भी तो बराबर होंगे। तो अगर ए और बी भाई हैं, बी और सी भी भाई हैं, तो ए और सी भी भाई हुए। ठीक है, तो इट इज दैट सिंपल कि इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, ठीक है, कि मान लो ए, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ए सी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जस्ट इसकी स्टेटमेंट याद करनी है, बाकी समझने में तो उसमें ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जीरोथ लॉ की जो इंपॉर्टेंस है कि जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर डिफाइन किया। ठीक है, जीरोथ लॉ ने किसको डिफाइन किया? टेम्परेचर को। अब अगर हम टेम्परेचर के बारे में एक छोटी सी बात पढ़ें कि टेम्परेचर आप मेज़र तो चीज़ों का करते हैं, पर टेम्परेचर एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेम्परेचर इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। तो हम बॉडीज़ का डायरेक्टली टेम्परेचर मेज़र नहीं कर रहे होते, हम कुछ और मेज़र करते हैं, उसको हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। जैसे कि जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, या मान लीजिए पानी आपने गर्म किया है, ठीक है, अब इसका टेम्परेचर मेज़र करना है, तो क्या करोगे? इसमें थर्मोमीटर डालोगे। थर्मोमीटर में क्या होगा? थर्मोमीटर की रीडिंग लोगे। तो थर्मोमीटर में रियलिटी में होता क्या है? उसके अंदर मरकरी होता है। ठीक है, यहाँ मरकरी होगा। मरकरी हीट करने पे एक्सपैंड करता है, तो मरकरी एक्सपैंड करने पे मान लो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर आप रीडिंग देख के बता दोगे। तो आप रियलिटी में मेज़र क्या कर रहे हो कि मरकरी कितना एक्सपैंड किया, और इसको गर्म करोगे तो मरकरी थोड़ा और एक्सपैंड करेगा। तो मान लो मरकरी यहाँ पर पहुँच गया, तो ये रीडिंग देख लोगे। तो मरकरी की एक्सपेंशन कितनी हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, हम उसको मेज़र कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ा तभी तो वॉल्यूम बढ़ी। तो वॉल्यूम के इंक्रीज को हम टेम्परेचर के साथ रिलेट कर दे रहे हैं। तो हम डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं मेज़र कर रहे, हम वॉल्यूम का चेंज मेज़र कर रहे हैं, जिसको रिलेट करते हैं हम टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एंड इट्स नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी आप थर्मोमीटर यूज़ करते हो, चाहे मर्करी थर्मोमीटर हो या कोई और थर्मोमीटर है, उनमें सब में हम किसी और प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं जिसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं। वो प्रॉपर्टी वॉल्यूम हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको।
और टेम्परेचर की कौन सी स्केल हमें रेफर करनी है? केल्विन। टेम्परेचर किसी भी फॉर्मूला में, कहीं भी प्रॉब्लम में जब आपको यूज़ करना है, यू हैव टू टेक इट इन केल्विन। तो 1 केल्विन कितना होता है? इट इज़ 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय 273.16 को बोलते हैं 1 केल्विन। ठीक है, अब तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब हम बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेट ए से गया स्टेट बी तक, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे गया, तो कैसे गया? आपने उस पर कुछ प्रोसेस किया। ठीक है, ए से बी में ले जाने के लिए हो सकता है आपने सिस्टम को कंप्रेस किया, उसको एक्सपेंड किया, ठीक है, या सिर्फ उसको हीट सप्लाई की। तो जो भी आपने उस सिस्टम में किया दैट इज बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आपने ए के ऊपर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लगाया जिससे वो अपनी स्टेट बदल के बी पे चला गया। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक प्रोसेस आता है पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए आपको ये याद रखना है कि पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। बाकी इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है दैट यू विल स्टडी इन फिजिक्स, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक केमिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पर फिजिक्स में आप इसको डेफिनेटली पढ़ोगे। ओके, तो ये है पी वी रेज टू पावर एन। अब अलग अलग जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, पहला है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। देखो आइसोबारिक, आइसो मीन्स कांस्टेंट, बारिक बार से याद कर लो प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हुआ यहां पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि आप कुछ भी कराओ, ठीक है, आप एक्सपैंड करो, कंप्रेस करो, जो मर्जी करना है करो, पर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब हुआ अगर मैं एन को 0 कर दूं तो वी रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, तो प्रेशर कांस्टेंट आ गया ना। तो इसमें हम बोलते हैं कि एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट। अब इसमें दो ऑप्शन आपको देता हूं मैं। एक मैं कहता हूं कि डी पी इज इक्वल टू 0 है, दूसरा मैं कहता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 है। कौन सा सफिशिएंट कंडीशन है? ठीक है, कि आइसोबारिक प्रोसेस होने के लिए क्या डी पी 0 होना चाहिए या डेल्टा पी 0 होना चाहिए, या दोनों 0 होंगे? पर अगर मुझे सिर्फ एक से ही डिफाइन करना है आइसोबारिक को, तो मैं डी पी 0 लिखूंगा या डेल्टा पी को 0 लिखूंगा? ठीक है, आप इस पर सोचो। सेकंड बात करते हैं हम आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो जब कोई प्रोसेस आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाते हो कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर भी कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये सिंपल बॉयल्स लॉ वाला प्रोसेस है। तो एन को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। तो आइसोथर्मल में एन 1 आ जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फाइनली इसमें क्या आ जाएगा? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पर बताओ कि dt इज इक्वल टू 0 सफिशिएंट कंडीशन है या डेल्टा T इज इक्वल टू 0 सफिशिएंट कंडीशन है? ठीक है, तो पहले इसको हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आपको लगता है कि डेल्टा P 0 सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए, मान लो मैंने प्रेशर लिया स्टार्टिंग में 2 बार, 2 बार से प्रेशर बढ़ा, 3 हुआ, 3 से कम होके 2.5 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर जाके 2 आ गया। तो इनिशियल और फाइनल देखा जाए तो सेम है। तो डेल्टा पी क्या है? 0 है ना, क्योंकि इनिशियल प्रेशर भी 2 था, फाइनल भी 2 था। पर क्या बीच में प्रेशर कांस्टेंट रहा? नहीं, तो ये बढ़ भी रहा है, कम भी रहा है। ठीक है, कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 एक बड़े इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। तो सिर्फ डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 लिखने का ये मतलब नहीं है कि प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। उसका सिर्फ ये मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का प्रेशर
बराबर है। dp इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। dp क्या होता है? इट इज अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर। मतलब जब प्रोसेस थोड़ा सा भी जा रहा है, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में भी अगर आप उसको देखें तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में भी चेंज इन प्रेशर क्या है? 0। ठीक है, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल प्रोसेस में भी चेंज इन प्रेशर 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर dp 0 रहेगा तो प्रेशर कभी चेंज हो ही नहीं पाएगा, उसको 2 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे छोटे चेंजेस की बात कर रहे हैं। डेल्टा p में आप एक बड़े चेंज की बात करते हो। ओके, अगर आपको जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आपको कहा जाए कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको 20 ही रखना है, इंस्टेंटेनियस को, तो आपका गाड़ी का मीटर कभी भी 20 से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। तो हर मोमेंट पे आपकी इंस्टेंटेनियस 20 रहेगी। अब अगर मैं कहूँ कि एवरेज स्पीड को 20 रखना है, इसका मतलब आप 40 भी कर सकते हैं अपनी स्पीड को, 50 भी कर सकते हैं, फिर बीच में आपको कम भी करनी पड़ जाएगी, उस तक गाड़ी रोकनी पड़ जाए। ठीक है, तो आपकी स्पीड कभी ज़्यादा थी कभी कम थी, पर उसका एवरेज 20 आ गया। पर इंस्टेंटेनियस 20 रखने का मतलब हुआ कि हर इंस्टेंट पे वो 20 है। तो डीपी जो है ये इंस्टेंट की बात करता है, स्मॉल स्मॉल इंटरवल की। तो स्मॉल इंटरवल में भी अगर चेंज इन प्रेशर 0 है, इट मीन सिस्टम का प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो रियलिटी में डेल्टा पी 0 ये भी होगा, डीपी 0 ये भी होगा आइसोबारिक में। पर अगर अकेली कंडीशन पूछी जाए कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है, दैट इज dp इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसे आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्मॉल चेंज, मतलब आप a से b जाना है, आप थोड़ा सा आगे गए, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt क्या है? 0 है। यस, और पूरे प्रोसेस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा t भी क्या है? 0 है। पर अगर सिंगल कंडीशन पूछी जाए तो या तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोलोगे या dt इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया? आइसोबारिक, आइसोथर्मल, देन थर्ड इज आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें याद करना है यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हुआ इसमें यहां पर जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि n अगर यहां पर इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो गया? v रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन प्रेशर,